रिजेक्शन ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप सेम ही चीज़ होती है, लेकिन वो कैसे, ये समझने से पहले तुम ये समझो कि मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। आज हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 11th एपिसोड है रिजेक्शन ब्लॉक्स के ऊपर। और अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो तुम सारे एपिसोड देख के फिर यहाँ तक आओ। तुम्हें उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ ऊपर आई आइकन में आ भी रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो में और मेरे सारे वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस के बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। अगर तुम प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से नहीं देखोगे, उनमें दिए हुए एग्जाम्पल्स को अपने आंखों से लाइव चार्ट्स में नहीं देखोगे ना, तो तुम इन वीडियोस में जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, आधी चीजें तुम समझ ही नहीं पाओगे। तो इसको साइड में हटाते हुए हम चलते हैं चार्ट्स पे। इस वाले चार्ट पे जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो में दिखाया था, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये प्राइस यहाँ पे लेफ्ट साइड में किसी हाई को रेड करता है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है, प्राइस ऊपर जाता है, ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है, बॉडीज के क्लोजिंग पे ध्यान दो, फिर वहां से प्राइस नीचे ड्रॉप करता है। और मैंने ये वाला एग्जांपल दिखाते टाइम, जब मैं इसके हायर टाइम फ्रेम में गया था ना, उस टाइम मैंने बोला था कि मैं हमारे रिजेक्शन ब्लॉक वाले वीडियो में ना इस एग्जांपल को वापस लाऊंगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 4 आवर के चार्ट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन 1 डे के चार्ट में ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। रिजेक्शन ब्लॉक कैसे? क्योंकि प्राइस यहाँ पे इस हाई को रेड करता है, इस हाई को यहाँ पे रेड करता है, और ये जो विक बनता है ना, ये विक होता है एक रिजेक्शन ब्लॉक। और प्राइस देखो कैसे उस विक को रिट्रेस करके फिर ड्रॉप करता है। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा जूम करें ना और इस विक पे थोड़ा ध्यान देना, तो हमें दिखेगा कि ये वाला जो विक है, प्राइस उसके 25% को टच करके ही नीचे आता है। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसे रिजेक्शन ब्लॉक्स बनते हैं मार्केट में, तो प्राइस उनके 50% को बहुत प्यार से रेस्पेक्ट करता है। 50% के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत डिफिकल्ट है और जनरली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सब मैथमेटिकली डिराइव्ड लेवल्स है। इब्डा, हम लोग चार्ट्स रीड कर रहे हैं लेकिन इब्डा बैकग्राउंड में मैथ्स कर रहा है। इब्डा रियल होता है। इब्डा रियल होता है, इसीलिए ऐसे 25% वाले लेवल्स को इतने प्यार से, ऐसे 50% वाले लेवल्स को इतने प्यार से रेस्पेक्ट किया जाता है। इब्डा रियल है, इस बात का प्रूफ ही ये है कि ये मैथमेटिकली डिराइव्ड लेवल्स इतने प्यार से रेस्पेक्ट होते हैं, इतना क्लीन, इतना प्रिसाइज होते हैं। अब थोड़ा रिजेक्शन ब्लॉक्स पे इन डेप्थ चलते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक्स आखिर होते क्या हैं। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है? जब प्राइस ऐसे मूव कर रहा होता है और ऐसे ड्रॉप करता है ना, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जो लोअर मूव आया, एग्रेसिव लोअर मूव, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि ये 5 मिनट का चार्ट है। हम अगर थोड़ा हायर टाइम फ्रेम देखेंगे ना, इससे ऊपर के टाइम फ्रेम्स, तो हमें दिखेगा एक सिंगल कैंडल। ये जो पूरा प्राइस एक्शन है, ये एक सिंगल कैंडल में कैसा दिखेगा कि ऐसा एक कैंडल होगा और इसका एक बड़ा सा विक होगा। बड़ा सा विक क्यों? क्योंकि प्राइस ने ऐसे एग्रेसिवली ऊपर मूव किया, फिर एग्रेसिवली नीचे भी मूव किया, तो इसलिए इतना बड़ा सा एक विक फॉर्म हो गया। और इन बड़े विक्स को ही हम रिजेक्शन ब्लॉक्स कहते हैं। ये था हमारा बेयरिश एग्जांपल कि प्राइस इन विक्स को एज एन मैग्नेट यूज करता है, यहां तक रिट्रेस करके इनके 50% को यूजुअली रेस्पेक्ट करके वापस कंटिन्यू करने को, जिस डायरेक्शन में उसे जाना है। और ये रिजेक्शन ब्लॉक्स के पीछे लॉजिक क्या है? ये जो रिजेक्शन ब्लॉक्स होते हैं ना, इनमें और फेयर वैल्यू गैप में ना बहुत सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी कैसे? क्योंकि हमें पता है जब प्राइस ऐसे ड्रॉप कर रहा होता है तो प्राइस ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स बनाता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि प्राइस जब ड्रॉप कर रहा था, नीचे बेरिश जा रहा था, तो इस रेंज में ना सारे ऑर्डर्स फिल नहीं हुए, क्योंकि प्राइस इतने तेजी से यहाँ मूव किया है ना।
तो इस रेंज में बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है और इब्डा का काम है प्राइस को एफिशिएंटली डिलीवर करना। तो इसीलिए इब्डा इन ऑर्डर्स को फिल करने वापस आता है और फिर वो अपना कंटिन्यू करता है, उसको जिस डायरेक्शन में जाना है, जिस डायरेक्शन में उसे जाना है वो जाता है, लेकिन इन एफिशिएंसीज को फिल करता है, तभी जाके वो मूव कर पाता है। वरना इब्डा मूव नहीं करेगा। इब्डा का काम ही है प्राइस को एफिशिएंटली डिलीवर करना। और जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में प्राइस इतने तेजी से मूव किया ना, इसीलिए यहाँ ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए। सिमिलरली रिएक्शन ब्लॉक्स में भी ये जो विक है हमारा, इस वीक के अंदर भी प्राइस इतने तेजी से ऊपर गया और इतने तेजी से नीचे आया ना कि इस पूरे रेंज में ना बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए। तो इब्डा को उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए वापस से ऊपर जाना पड़ता है, उन ऑर्डर्स को बस फिल करने के लिए। और जैसे ही हमारा बुलिश एग्जांपल था, वैसे ही हमारा बेयरिश एग्जांपल होता है, एक कैंडल जिसमें एक बड़ा सा नीचे विक होता है, बहुत बड़ा विक। तो यूजुअल कैंडल से बड़ा होना चाहिए विक। और ये हाई प्रोबेबिलिटी तब बनता है जब ये विक प्रीवियस किसी पीडीआरए को हिट करता है। वो कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो कोई सीआईएसडी हो सकता है, वो कोई लिक्विडिटी पूल हो सकता है, कोई हाई या फिर लो, या फिर कुछ भी हो सकता है। कोई पीडीआरए को अगर हिट करके आएगा तब इस रिजेक्शन ब्लॉक का प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है। और यहाँ मैं अपना पर्सनल कमेंट्री ऐड करना चाहूंगा। मैं पर्सनली खुद रिजेक्शन ब्लॉक्स यूज नहीं करता हूँ। मैं उतना ज्यादा इनका यूज ही नहीं करता हूँ। मैं मोस्टली सीआईएसडी, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, हाइज एंड लोज यही यूज करता हूँ। बिग थ्री, यही तो हमारे बिग थ्री है टेक्निकल एनालिसिस के। ये सब एडेड कॉन्फ्लुएंस है। ये तुम्हें पता रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ऑलरेडी तुमको मैंने जितना इन्फो, जितना डेटा दे रखा है, जितना आइडियाज दे रखा है, उनसे तुम्हारा काम चल जाएगा। बट इन डेप्थ स्टडी करना भी जरूरी है। तो इसीलिए रिएक्शन ब्लॉक्स को इन डेप्थ स्टडी करने के लिए हम चलते हैं गोल्ड के एग्जाम्पल पे। ये रहा हमारा गोल्ड का चार्ट, 1 डे का टाइम फ्रेम है, 22 अप्रैल 2025 का। यहाँ पे ना एक बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक है। वीडियो को पॉज करो और जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया ना, वैसे खुद से स्पॉट करने की कोशिश करो यहाँ पे बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक कौन सा वाला है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो तुमने यहाँ पे बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक स्पॉट कर लिया होगा। लेकिन हम सीधा रिजेक्शन ब्लॉक पे नहीं चलते, हम थोड़ा इस चार्ट को ओवरऑल डाइसेक्ट करते हैं। अगर हम इस वाले लो पे ध्यान देना, प्राइस यहाँ पे लो प्रिंट करता है, यहाँ से हायर जाता है, यहाँ पे डीलिंग रेंज का हाई बनता है। अगर हम यहाँ पे हमारा ओटी बनाए तो पता है क्या दिखता है, हमें कुछ ऐसा दिखता है। प्राइस यहाँ पे डीलिंग रेंज का हाई बनाता है, यहाँ पे डीलिंग रेंज का लो रहता है, नीचे ड्रॉप करता है। कहाँ तक ड्रॉप करता है? ओटी तक। ओटी तक ही ड्रॉप करके फिर ऊपर जाता है। लेकिन पता है मैं यहाँ पे ये वाला स्पेसिफिकली, ये वाला ओटी का एग्जांपल क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि ओटी इन इटसेल्फ बस एक पैटर्न है। अगर तुम ओटी को किसी पीडीआरए के साथ पेयर अप नहीं कर सकते ना, किसी पीडीआरए के साथ स्टैक नहीं कर सकते ना, तो ये बस एक पैटर्न है। हम पैटर्न्स के बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हैं, हम लॉजिक के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए हम अगर नोटिस करें, ये जो हमारा ओटी वाला लेवल है, इस लेवल के थोड़ा लेफ्ट साइड में जाए ना, तो हमें क्या दिखेगा? एक बुलिश इम्बैलेंस, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और ये वाला एग्जांपल इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि अगर हम इस वाले गैप पे ध्यान दें और इसका 50% निकाले ना, तो वो हमारे ओटी के लेवल के साथ ओवरलैप करता है। ये रहा उसका 50%, ये 0, ये 100 और ये 50%। वो हमारे ओटी के 0.62 वाले लेवल से ओवरलैप करता है। इसीलिए प्राइस इतना सेंसिटिव है इस एरिया में, इस जोन में, इस लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे हमारा ओटी और फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, जिसे हम मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं, ये दोनों लेवल्स एक साथ अलाइन हो गए हैं। इसीलिए ये लेवल इतना सिग्निफिकेंट है, इसीलिए यहाँ से इतना प्यारा रिएक्शन आया है, बुलिश रिएक्शन। अब प्राइस यहाँ पे ओटी और फेयर वैल्यू गैप के 50% को हिट कर देता है,
तो हमें पता चल गया कि ये अब हमारा डीलिंग रेंज का नया लो है, क्योंकि प्राइस इससे नीचे नहीं जाने वाला, तो ये हमारे डीलिंग रेंज का लो है। तो अब हम इस डीलिंग रेंज के लो से इस हाई तक वापस से ओटी बनाते हैं, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे डीलिंग रेंज का लो, ये हमारे डीलिंग रेंज का हाई, और यहाँ पे ओटी के लेवल्स, ये हमारा इक्विलिब्रियम। अब अगर तुम ध्यान दो, प्राइस ने यहाँ पे डीलिंग रेंज का हाई बनाया, नीचे ड्रॉप किया, यहाँ सीआईएसडी हुआ, फिर वापस ड्रॉप किया, कहाँ तक ड्रॉप किया? इस डीलिंग रेंज के 50% तक। इवन बॉडीज के क्लोजिंग भी देखो, 50% के नीचे क्लोजिंग ही नहीं आया है। लेकिन पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि हमारे ओटी वाले जो लेवल्स हैं वो एक फेयर वाले गैप के साथ अलाइंड है। तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस प्राइस के यहां से रिट्रेस करके और हायर जाने का। प्राइस को एटलीस्ट इस गैप तक तो रिट्रेस करना चाहिए, इस इम्बैलेंस तक तो रिट्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये तो ओटी के साथ अलाइंड भी है। हमारा पीडीआर स्टैकिंग वाला लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे दो पीडीआर स्टैक हुए हैं, प्राइस इक्विलिब्रियम को हिट करता है, फिर वहां से ऊपर रिट्रेस करता है। पता है कहाँ रिट्रेस करता है? अगर तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में रिजेक्शन ब्लॉक स्पॉट किया होगा, तुमने यही वाला रिजेक्शन ब्लॉक स्पॉट किया होगा। यहाँ पे बड़ा सा विक बनता है, क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे एग्रेसिवली ऊपर मूव करता है, फिर एग्रेसिवली नीचे मूव करता है, इतना बड़ा विक बन जाता है प्राइस में। इसलिए हाँ, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। और रिजेक्शन ब्लॉक को जस्ट टैप करता है प्राइस, और फिर नीचे ड्रॉप करता है। कहाँ तक? ओटी तक, और हमारे बुलिश इम्बैलेंस तक। और यहां तक जब ड्रॉप करते हो, फिर से वो यहाँ टर्टल सूप करने चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीडीआर स्टैकिंग कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हुआ है। यहाँ पे तुम्हें ओटी मिल जाएगा, वीकलेस बॉटम वाला कैंडल मिल जाएगा, और साथ ही साथ सीआईएसडी भी मिल जाएगा। इतने सारे पीडीआर स्टैक हो गए यहाँ पे, इसलिए ये लेवल इतना सेंसिटिव है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि नए कॉन्सेप्ट सीखने के चक्कर में पुराने वालों को मत भूलो। ये सारे कॉन्सेप्ट सारे चार्ट में सारे टाइम काम आते हैं, हर चार्ट में, हर टाइम। अब अगर हम थोड़ा इस पे ध्यान देना, इस वाले हाई पे स्पेसिफिकली, हम अभी डेली चार्ट में ड्रॉप करते हैं 1 आवर के चार्ट में। अगर हम 1 आवर के चार्ट में यहां ड्रॉप करें और इस वाले हाई को भी थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये वही वाला हाई है, और ये रिट्रेसमेंट वाला हाई है। अब मैंने बोला था कि मैं रिजेक्शन ब्लॉक्स खुद नहीं यूज करता हूं, तो ऐसे वाले ट्रेड्स में कैसे लेता हूं? जब तुम इस वाले प्राइस को 1 आवर के चार्ट में देखोगे ना, तो तुम्हें यहां क्या दिख रहा है? प्राइस यहां कहां तक रिट्रेस किया है? यहां ध्यान से देखो, प्राइस एक सीआईएसडी तक रिट्रेस किया है। ये रहा हमारा सीआईएसडी, यहां पे होता है 1 आवर का सीआईएसडी। तुम्हें सारे पीडीआरएस की जरूरत ही नहीं है। ब्रेकर है, मिटिगेशन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, लिक्विडिटी वॉइड्स हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें सारे पीडीआरएस की जरूरत ही नहीं है अपने ट्रेडिंग में। हाँ, ऑफ कोर्स ये सारे पीडीआरएस को जान के रखना अच्छी बात है, इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। लेकिन ये बात ऐसी है ना कि मान लो तुम एक सोल्जर हो, एक वॉरियर हो, और तुम्हें मैं एक पूरा आर्सनल दे रहा हूं कि यहाँ पे बहुत टाइप के गन्स हैं, बहुत टाइप के वेपन्स हैं। क्या तुम सारे वेपन्स उठाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। तुम वो वेपन्स उठाओगे जो तुम्हें चलाने आते हैं, जो तुम सही से यूज कर पाते हो, एफिशिएंटली अच्छे से यूज कर पाते हो।
ये वही बात है, मैं तुम्हें पूरा आर्सेनल दे रहा हूँ। रिजेक्शन ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, इम्बैलेंसेस, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक, सीआईएसडी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन तुम्हें चूज करना है कि तुम कौन कौन सी यूज करते हो। वो तुम्हारे ऊपर है। वो तुम्हें खुद को समझना है कि तुम एज अ पर्सन तुम्हें कौन से पीडीआरएस, एज एन इंडिविजुअल कौन से पीडीआरएस तुम्हें सही लग रहे हैं। ये तुम्हारा काम है। ये मैं नहीं कर सकता। मैं सारे पीडीआरएस सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चूज नहीं कर सकता कि तुमको कौन से पीडीआरएस सही लगेंगे। अब हम इस सीआईएसडी पे अगर थोड़ा ध्यान देना, इस वाले हाई पे थोड़ा जूम करें, मतलब चार्ट को थोड़ा राइट के साइड में और लेके जाए, तो हमें दिखेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे प्राइस हमारे सीआईएसडी को हिट करता है और फिर हिट करने के बाद ना ड्रॉप कर जाता है, टर्टल सूप भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, क्या है यहाँ? तुम्हें एपिसोड 1 तो याद होगा ना? अगर एपिसोड 1 याद है तो फिर ये भी याद होगा। क्या इसे देखना बहुत डिफिकल्ट था? क्या ये वाला जो मार्केट मेकर सेल मॉडल है, इसको देख पाना डिफिकल्ट है? या फिर तुम लेजी हो? या फिर तुमने शायद इनफ टाइम नहीं स्पेंड किया अपने चार्ट्स में, ताकि तुम इस चीज को स्पॉट कर सको अपने से? कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है? क्लासिक एमएमएसएम है, मार्केट मेकर सेल मॉडल। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लोरिक सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव हिट हो जाता है। इस साइड पे उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि यहां तो रन कर रहा है सीआईएसडी को हिट करने के लिए। अगर हम इस स्मार्ट मनी रिवर्सल के बाद थोड़ा इस साइड में, मतलब ये जो कर्व है ना, ये जो ऐसे कर्व बना है, इसके सेल वाले साइड पे ध्यान दे, तो पहले हम इस इनिशियल कंसोलिडेशन के लो को मार्क कर लेते हैं और इस सेल साइड के, सेल साइड ऑफ द कर्व के थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। ये हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन का लो है और ये हमारा सेल साइड ऑफ द कर्व है। अब यहां पे क्या दिखता है? पहली प्राइस ऊपर गया, उस वाले 1 आवर के सीआईएसडी को हिट किया। कौन सा वाला? इस वाले को हिट किया। और फिर यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में सीआईएसडी हो जाता है वापस से। तो ये हमारा पहला कंफर्मेशन है कि प्राइस यहां से रिवर्स करने वाला है। ये वाला जो सीआईएसडी हुआ ना, इस वाले सीआईएसडी के नीचे क्लोजिंग आया ना, इसी से प्रूव होता है कि अब प्राइस ड्रॉप करने वाला है, अब बेयरिश जाने वाला है प्राइस। तो उसके बाद क्या करता है? यहां से यहां तक ये क्या बनता है? एक डीलिंग रेंज, और डीलिंग रेंज के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप। प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करता है, ऊपर मैनिपुलेट करता है, गैप को हिट करता है, प्रीमियम में रिट्रेस करता है, फिर वापस ड्रॉप करता है। सिंस यहाँ पे सीआईएसडी हो चुका होता है, हम ऐसे ये वाला फेयर वैल्यू गैप को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीआईएसडी हो चुका है ना, तो हमें पता है कि प्राइस यहाँ से बुलिश तो नहीं जाएगा। अगर प्राइस बुलिश नहीं जाएगा तो इस हाई को क्यों ही हिट करेगा? वो इस लो को पहले हिट करेगा अगर उसको बेरिश जाना है तो इसलिए हम इस वाले इम्बैलेंस को ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये लोअर प्राइस डिलीवर करेगा। अब फिर यहाँ पे अगर ध्यान दे, सिंस यहाँ पे ऑलरेडी गैप फिल हो चुका है और प्राइस ने ऊपर इन सारे स्टॉप लॉसेस को भी हिट कर दिया, यहाँ पे जितने भी इक्वल हाइज बने हैं, सारे स्टॉप भी रेड हो चुका है, तो ये तो हमारा नया डीलिंग रेंज है। अब इस वाले डीलिंग रेंज को ड्रॉ करते हैं, तो इस वाले डीलिंग रेंज में भी यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे हमारा सीआईएसडी है, जिस सीआईएसडी ने सारा रेड किया, तो बस प्राइस ऊपर जाता है, इक्विलिब्रियम को टच करता है, इम्बैलेंस को थोड़ा सा फिल करता है, सीआईएसडी को हिट करता है, वापस ड्रॉप करता है। बहुत सिंपल चीज है। यही सब तो मैं सिखाता हूँ, इक्विलिब्रियम, इम्बैलेंस, सीआईएसडी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। और देखते हैं ना आगे, यहाँ पे सीआईएसडी हिट हो जाता है तो ये हमारे नया डीलिंग रेंज का हाई है, ये प्राइस ड्रॉप करता है, डीलिंग रेंज का लो बनाता है,
यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस। और इस केस में हम CHD से थोड़ा और ऊपर रिट्रेस करते हैं, कहाँ तक? ऑर्डर ब्लॉक तक। ये रहा हमारा लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द मूव डाउन, जो कि CHD को हिट किया है प्रीवियसली। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये अप क्लोज कैंडल है। तो प्राइस उस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है, वापस ड्रॉप करता है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस एक इम्बैलेंस बनाता है जिसको थोड़ा सा ही पिप करता है। इसको मैं फिल कंसिडर नहीं करूंगा। तो ये जो गैप बना ना, ये हमारा ब्रेकअवे गैप बना, क्योंकि इस गैप को प्राइस फिल ही नहीं करता है। तुम नोटिस करो, प्राइस कभी यहां तक रिट्रेस ही नहीं करता है। तो इसको हम ब्रेकअवे गैप बोलते हैं, कि प्राइस ऐसे गैप्स को ना जानबूझ के छोड़ देता है, ताकि ये बाद में इन गैप्स को रेफर कर सके हायर पुश करते टाइम। इसलिए इनको ब्रेक अवे गैप्स बोलते हैं, क्योंकि ये कभी हिट ही नहीं होते हैं, मतलब बाद में चल के हिट होते हैं। अभी फिलहाल तो नहीं होने वाला, प्राइस यहां से दूर भागने वाला है। तो हम इस वाले गैप पे ध्यान देते हैं। इस वाले गैप को मैंने थोड़ा सा चार्ट को क्लीन करने के लिए इसका 50% और 25% वाले लेवल्स हटा दिए हैं। लेकिन 75% वाले लेवल पे अगर तुम ध्यान दो इस वाले इम्बैलेंस के, तो तुम नोटिस करोगे कैसे प्राइस उस 75% वाले लेवल को क्लीन प्यार से रेस्पेक्ट कर रहा है, एकदम सफाई से, इतना प्रेसाइज। ऑर्गेजम आ जाएगा ये देख के। नीचे वीकलेस कैंडल्स भी है और हमारे इनिशियल कंसोलिडेशन का लो भी है। तो ये तो क्लियर प्रूफ है कि यहां से तो प्राइस बेयरिश जाएगा ही। प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, फिर ऊपर आता है, यहाँ पे इस हाई को रेड करता है, यहाँ पे हमारा CHD होता है, CHD के नीचे क्लोजिंग भी आता है। तो ये बना हमारा नया डीलिंग रेंज। इस डीलिंग रेंज के इक्विलिब्रियम को हिट करता है, फिर ड्रॉप करता है लो ऑफ द ओरिजिनल कंसोलिडेशन का, और काम खत्म। मैंने आज तक जितने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ काम आ गए। ऑर्डर ब्लॉक भी काम आ गए, इम्बैलेंसेस भी काम आ गए, डीलिंग रेंज भी काम आ गए, और ये इम्बैलेंस को डाइसेक्ट करने वाला थ्योरी वो भी काम आ गया। वीकलेस वीकलेस कैंडल्स का भी थ्योरी काम आ गया। MMXM भी सिखा दिया, CHD भी हो गया, और मैंने नया एक कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, ब्रेक अवे गैप। बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं हम लोग। अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो ना इन चीजों का, तो पीछे रह जाओगे। हम बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, और हम और तेजी से मूव करेंगे जब हम नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। तो तेजी से हम मूव करते हैं नेक्स्ट चार्ट में। ये हमारा गोल्ड का 1 आवर का चार्ट था। हम अब चलते हैं नैस्डैक पे, जो कि अब तक तो सभी को पता है कि मैं खुद नैस्डैक ही ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बुलिश एग्जांपल है रिजेक्शन ब्लॉक का। और मैं कहता हूं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, लेकिन फिर भी तुम वीडियो को पॉज करो और खुद से कोशिश करो रिएक्शन ब्लॉक को स्पॉट करने की। अगर तुमने वीडियो को पॉज किया होगा, जो कि मोस्टली तुम लोगों ने नहीं किया है, मेरे को पता है। मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे से बेटर ICT कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं तुम लोगों के बेवकूफ़ी के लेवल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं मेरे को पता है कि तुम लोगों में से आधे लोग तो इस वीडियो को बंद करके चले गए हैं, और बाकी जो तुम लोग अभी भी देख रहे हो ना, तुमने एटलीस्ट एक बार नीचे स्क्रॉल जरूर किया है रिकमेंडेड वीडियोस देखने के लिए, या फिर किसी का टेक्स्ट आया है तो उस टेक्स्ट को रिप्लाई करने के लिए, या फिर कमेंट्स चेक करने के लिए। एक बार तो तुमने जरूर वीडियो से तुम डिस्ट्रैक्ट हुए हो, और इसी से मेरे को पता है कि तुम सीरियस नहीं हो। अगर तुम ध्यान से देख रहे होते ना, तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए होते। तुम ध्यान से देख ही नहीं रहे हो, और तुम ध्यान से नहीं देखोगे ना, तो तुम बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। एनीवेज, यहाँ पे हमारा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, गैप को बहुत अच्छे से फिल करता है, पूरा अंदर तक फिल कर तो देता है। लेकिन बॉडी का क्लोजिंग कहाँ आता है, देखो 25% वाले लेवल पे, 50% के भी ऊपर। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि इब्डा इज विलिंग टू ऑफर हायर प्राइसेस। इब्डा को प्राइस को नीचे नहीं पुश करना है, नीचे तक तो भेज देता है प्राइस को, लेकिन इब्डा को बेयरिश नहीं भेजना है प्राइस को, इब्डा को बुलिश प्राइसेस चाहिए। ये जो 25% के ऊपर क्लोजिंग है ना, इससे यही साबित होता है कि इब्डा प्राइस को बुलिश पुश कर रहा है।
अब सिंस यहाँ पे गैप फिल हो चुका है, ये वाला गैप यहाँ फिल हो चुका है, और यहाँ पे हमने 25% के ऊपर क्लोज भी कर दिया है, तो ये वाला जो लो है ना, इसको प्रोटेक्टेड लो होना चाहिए कि प्राइस को इस लो को वापस से हिट नहीं करना चाहिए। तो ये वाला जो लो है, ये वाला जो बड़ा सा विक है ना, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। देखो कैसे रिजेक्शन ब्लॉक के 50% को रेस्पेक्ट किया है प्राइस ने बाद में, इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक के 50% को। एक बुलिश एग्जांपल है, हाँ, इतना क्लीन। अब यहाँ पे हम यूजुअली ड्रॉप करते हैं, इसको डाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले ना यहाँ ड्रॉप करते हैं, इसको डाइसेक्ट करते हैं। 1 आवर के चार्ट में थे हम, 1 आवर के चार्ट में हम ड्रॉप करते हैं 5 मिनट पे। ये वही लो है और ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। अब यहाँ नोटिस करो, जो मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि प्राइस ऐसे तेजी से नीचे ड्रॉप करता है, फिर तेजी से ऊपर चला जाता है, तभी रिजेक्शन ब्लॉक्स बनते हैं। ये जो डंप एंड पंप होता है, या फिर ये जो पंप एंड डंप होता है, वही रिजेक्शन ब्लॉक्स होते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, ये बस एक फेयर वैल्यू गैप है। और तुमको ना यूजुअली जो रिजेक्शन ब्लॉक्स होंगे ना, उन वहां पे तुम अगर जूम करोगे ना, लोअर टाइम फ्रेम से ड्रॉप करोगे ना, तो तुम्हें वहां पे फेयर वैल्यू गैप्स दिखेंगे। ये एक जेम है, ये एक सीक्रेट है, ये एक आईसीटी सीक्रेट है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, कि तुम रिजेक्शन ब्लॉक्स पे जूम करोगे ना, तो तुम्हें वहां पे फेयर वैल्यू गैप्स दिखेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स और रिजेक्शन ब्लॉक्स सेम ही चीज होती है। लिख लो, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई स्टडी नहीं करता है। अब वापस चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। हम अभी 5 मिनट के चार्ट में थे, यहां से हम वापस चलेंगे 1 आवर के चार्ट में। अब हमने इस वाले लो पे जूम किया था, इस बार हम इस लो पे जूम करेंगे। अब जब हम इस लो पे जूम करते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये वही वाला 5 मिनट का गैप है जो मैंने प्रीवियस चार्ट में दिखाया, ये वाला गैप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, ये वही गैप है। और ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है जिसका 50% और ये फेयर वैल्यू गैप का मीन थ्रेशोल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट अलाइंड है। प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, हमारे रिजेक्शन ब्लॉक को हिट करता है, 5 मिनट वाले फेयर वाले गैप को हिट करता है, पीडीआर स्टैकिंग। और फिर क्या होता है, सीआईडी हो जाता है, सीआईडी तक रिट्रेस भी होता है, और फिर यहां से बुलिश चला जाता है। अब तुम्हें पता है, मैंने बोला कि मैं खुद रिजेक्शन ब्लॉक्स नहीं यूज करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। कैसे? मैं तो रिजेक्शन ब्लॉक्स यूज ही नहीं करता हूं, तो मैंने ये वाला ट्रेड कैसे लिया? मेरा इस ट्रेड के पीछे नैरेटिव क्या था, लॉजिक क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था, ये तुम्हें मेरे वीकली रिव्यू वाले वीडियो में मिल जाएगा। ऊपर आई आइकन में आ भी रहा होगा, या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक। उस वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने ये वाला लॉन्ग क्यों लिया था, इस वाले लॉन्ग के पीछे मेरा पूरा थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। और मैं बता रहा हूँ, मैंने रिएक्शन ब्लॉक का यूज नहीं किया था, मैंने यहाँ पे कुछ और देखा था जिसके बेसिस पे मैंने ये लॉन्ग का ट्रेड लिया। बहुत हो गई मेरी बात, अब थोड़ा आईसीटी की बात करते हैं। आईसीटी ने 2025 मेंटरशिप स्टार्ट किया है, जो कि तुम में से ज्यादातर लोग नहीं देख रहे होगे, मेरे को पता है, लेजी तो हो ही तुम लोग, लेकिन मैं देख रहा हूँ। मैं भी सच बताऊँ तो सारे नहीं देख रहा, मैं भी काइंड ऑफ लेजी हूँ। लेकिन उसके वीडियो में ना, 2025 मेंटरशिप में ना, बहुत अच्छे से रिजेक्शन ब्लॉक्स का एक नया थ्योरी, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। वो डाइसेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं। हम यहाँ नैस्डैक के 1 मिनट के चार्ट में ना, हम चलते हैं नैस्डैक के 1 डे के चार्ट में। ये रहा नैस्डैक का 1 डे का चार्ट, 5 सितंबर 2025। ये बहुत रिसेंट प्राइस एक्शन है। और मैं यहाँ पे ना तुम लोगों का ध्यान लाना चाहूंगा इन दो कैंडल्स पे, कि यहाँ पे जब प्राइस बुलिश जा रहा है, तो ये जो दो डाउन क्लोज कैंडल्स है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे। वो कैसे?
थोड़ा यहां पे जूम करते हैं। ऑफ कोर्स दो डाउन क्लोज कैंडल जिनको मैंने पॉइंट आउट किया। अगर तुम ये देखोगे ना, ये बड़ा सा वीक क्या है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। ये रिजेक्शन ब्लॉक का हाई है। प्राइस ड्रॉप करता है, रिजेक्शन ब्लॉक के हाई को हिट करता है, फिर ऊपर जाता है क्योंकि उसको ऊपर जाना है। ऑल टाइम हाइज है यहाँ, ऑल टाइम हाइज को हिट करना है। एटीएच मतलब ऑल टाइम हाइज। बट ये तो हमने देख लिया कि रिजेक्शन ब्लॉक्स ऐसे बड़ा एग्रेसिव कैंडल वीक होता है, प्राइस वहां ड्रॉप करता है, फिर अपना कंटिन्यू करता है। लेकिन प्राइस ना रिजेक्शन ब्लॉक्स को ऊपर क्लोज करने के बाद भी यूज करता है। ऐसा नहीं है कि ये, जैसे मान लो ये एक बुलिश, ये एक बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है। ये बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है जिस पे ड्रॉप करके प्राइस ऊपर गया। ये एक बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है कि इस पे हिट करके तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए, लेकिन सिंस प्राइस बुलिश है वो इसको डिसरेस्पेक्ट करेगा। लेकिन जब इसको डिसरेस्पेक्ट करेगा ना, तब भी इसके लेवल्स को रेस्पेक्ट करेगा। वो कैसे? हम अगर इस वाले वीक को डाइसेक्ट करें ना, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये इस वीक का 100%, 0%, 25, 50, 75। अब तुम यहां नोटिस करो, कैंडल ओपन होता है यहाँ, नीचे ड्रॉप करता है इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक पे, फिर ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट इस बुलिश रिजेक्शन, इस बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक को पूरा फिल कर देता है। लेकिन नीचे ड्रॉप कर क्लोज कहाँ करता है? क्लोज करता है 50% के भी नीचे। और तुम यहां ध्यान से देखोगे 50% के नीचे क्लोजिंग आया है। तो तब क्या होता है, जब नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग आता है ना, नेक्स्ट डे का ओपनिंग होता है ना, तो प्राइस सबसे पहले नीचे रन करता है 75% को हिट करने के लिए। फिर 75% को एज एन सपोर्ट यूज करता है ऊपर जाने के लिए। और हम ऑल टाइम हाई के जब इतने पास है ना, हम यूजुअली ऑल टाइम हाई के पास जब होते हैं, हम वहां पे बस लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, क्योंकि ये जो नीचे मूव्स आते हैं ना, ये बस रिटेल ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने के लिए होता है। वे रिटेल ट्रेडर्स को टॉप से सेल करना है, बॉटम से बाई करना है। उनको ये नहीं समझ आता कि जब प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा रहा है तो वो और ऊपर जाएगा। उनको तब वो ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाला लॉजिक भूल जाते हैं वो लोग, तब उनको याद नहीं रहता है। तो इसलिए इब्दा ना ऐसे फेक आउट देता है, ऐसे नीचे ड्रॉप करता है, ताकि रिटेल ट्रेडर्स को, डम मनी को, अनइन्फॉर्म्ड मनी को ऐसा लगे कि प्राइस तो अब यहां से बेयरिश जाएगा। ऑल टाइम हाई इतने पास में है, लेकिन नहीं, हम उसको नहीं टारगेट करेंगे, हम यहां से बेयरिश प्राइस टारगेट करेंगे। अब प्राइस जब 50% के नीचे क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, नीचे रिट्रेस करता है 75% तक, उसको एज अ सपोर्ट यूज करके और ऊपर जाता है। लेकिन अगेन क्या होता है, प्राइस जो होता है ना, इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक के 0% के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है। तो मतलब ये अभी भी रेलिवेंट है। अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, नीचे ड्रॉप करता है कहां तक? 50% तक। अगेन रिटेल ट्रेडर्स को ऐसे दिखाते हैं कि हम तो बेरिश जाने वाले हैं, लेकिन वो बेरिश जाता नहीं है। ये जो कैंडल्स के क्लोजिंग है ना, ये इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि बॉडीज टेल द स्टोरी, विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। बॉडीज पे ध्यान दो, तब जाके तुम प्राइस को रीड कर पाओगे। बॉडीज ही इंपॉर्टेंट होते हैं, विक्स पे नहीं, बॉडीज पे ध्यान। और ये भी काइंड ऑफ रीजन है कि मैं रिजेक्शन ब्लॉक्स नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक्स विक्स ही होते हैं। मेरे को विक्स नहीं पसंद। मोस्टली स्टॉप आउट भी विक्स ही करते हैं। तो प्राइस जब भी ऐसे किसी क्वाड्रेंट के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, वो उसके लोअर क्वाड्रेंट्स को एज सपोर्ट यूज करता है, वहां पे रिट्रेस करके वापस हायर पुश करने के लिए। अब यहां जाके क्या होता है, यहाँ फाइनली प्राइस इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक को कवर कर देता है, इसको छोड़ के ऊपर चला जाता है। तो अब हमारा रिजेक्शन ब्लॉक नया वाला कौन सा है? ये जब यहाँ क्लोजिंग आ गया, जब यहाँ प्राइस ऊपर चला गया, तो ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। तो इस वाले रिएक्शन ब्लॉक को कैसे यूज करता है प्राइस पता है? इस वाले रिएक्शन ब्लॉक के 25% को प्राइस रेस्पेक्ट करके फिर ऊपर जाता है। इतना क्लीन रेस्पेक्ट करता है, इतना प्रिसाइज होता है प्राइस, ऐसे रेस्पेक्ट करता है 25% को। विक्स पे ध्यान दो, इस वाले कैंडल के लो पे ध्यान दो। और बस यही नहीं, जैसे ये हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है, ये भी तो हमारा बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक है ना। तो इसको कैसे रेस्पेक्ट करता है?
प्राइस 25 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है तो उसका जो नेक्स्ट कैंडल होता है, सिंस ये कैंडल 25 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, ये कैंडल रिट्रेस करता है 50 को बैलेंस करने के लिए, 50 को बैलेंस करके फिर ऊपर जाता है। इसीलिए क्लोजिंग इतने इंपॉर्टेंट है। और अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट देने वाला हूँ। ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये आईसीटी ने अपने वीडियो में नहीं कवर किया था, कि अगर हम थोड़ा इसके आगे चले ना, थोड़ा आगे का प्राइस एक्शन देखें, तो हम नोटिस करेंगे कि बाद में भी प्राइस इन लेवल्स को रेफर करता है। जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी 50% हिट हो गया था, लेकिन इस वाले रिएक्शन ब्लॉक के जो 25% वाला लेवल है वो तब भी रेलिवेंट है। प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, 25% को हिट करता है, और साथ ही साथ इस वाले बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक के भी 50% को रेस्पेक्ट करता है। 50% इसका और 25% इसका। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको स्टडी करना पड़ेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे खुद स्टडी करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे लिए काफी नया है। मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ इसको अभी, जो कि तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि तुम स्टडी करोगे, तुम खुद से देखोगे ना, तभी तुम चार्ट को रीड कर पाओगे। कोई तुम्हें सिल्वर प्लेटर में सर्व नहीं करने वाला है। तुम्हारे खुद की मेहनत तुम्हें ये एबिलिटी देगी। कोई तुम्हें स्पून से खिला नहीं पाएगा, कोई तुम्हें स्पून फीड नहीं कर सकता। ये सारी चीजें ये तुम्हें अपने आंखों से देखना सीखना पड़ेगा, खुद से देखना सीखना पड़ेगा। बहुत बात कर ली रिजेक्शन ब्लॉक्स पे। आह, तो मैंने हाइज एंड लोज सिखा दिए, रिजेक्शन ब्लॉक सिखा दिया, ऑर्डर ब्लॉक सिखा दिया, फेयर वैल्यू गैप सिखा दिया, लिक्विडिटी वॉइड अभी तक कवर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी वॉइड और फेयर वैल्यू गैप सेम चीज होता है। ये लिक्विडिटी वॉइड बड़े फेयर वैल्यू गैप्स को कहते हैं, और यूजुअली जैसे फेयर वैल्यू गैप्स के 50% को रेस्पेक्ट करता है, लिक्विडिटी वॉइड को पूरा फिल किया जाता है। बता दिया मैंने। और कुछ नहीं है इस टॉपिक पे बोलने लायक, तो इसको हम रहने देते हैं। हम चलते ब्रेकर पे। ब्रेकर जो होता है ना, ब्रेकर होता है एक रिवर्सल पैटर्न का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप योर आइज ओपन, स्टडी करते रहो। मैंने जो जो चीज़ें सिखाई, तुम नहीं देखोगे खुद से, तुम नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। और ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत इजी है ये सारी चीज़ें समझना। और उससे भी बड़ी बात है कि मैं इतने इजीली समझा रहा हूँ, मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, इतने ऑटिस्टिक डिटेल्स में समझा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरे पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ ऊपर आई आइकन में भी आ रहा होगा। और स्टडी करते रहो। मिलेंगे अगले एपिसोड में।